अच्छा, संगठन को मजबूत करने के लिए आपने कौन कौन से अहम निर्णय? भाई साहब, संगठन को देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है। तो आप भी ये मानते हो, अगर हम आपसे पूछें, विधायक जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, आप भी यही कहोगे कि हैं, या ये कहोगे उनसे आगे? नहीं, अभी विधायक जी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सदस्यता वो होती है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के विचार से कोई प्रभावित हो रहा है, और एक कार्यकर्ता के नाते अगर पार्टी में आ रहा है तो क्या करें, हम भगा दें क्या उसको? भाजपा पूरी कांग्रेस में हो गई है, आपको नहीं लगता? नहीं नहीं, भाजपा तो भाजपा, क्योंकि आपकी मुख्य लड़ाई तो कांग्रेस से है, और भाई साहब वो जगह जगह कई बार आप पे आरोप भी लगाते रहते हैं, आलोचना भी करते हैं कि राजेंद्र उपाध्याय के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, उसकी आय के स्रोत क्या हैं, कहाँ से वो मंडल अध्यक्ष जैसा दायित्व निभा रहा है, तमाम प्रकार के खर्चे होते हैं एक मंडल अध्यक्ष के। तो इनके विषय में जो उनकी आलोचना है, इनमें आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? भाई साहब, ठाकुर जी की कृपा है। नमस्कार, हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं अपना नया पॉडकास्ट शो लेकर, और आप देख रहे हैं आरजेस रियल टॉक टुडे एमपी एक्सप्रेस पर। जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारा बीना भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, और यहाँ पर एक से एक कमाल और धमाल के लोग हैं, जननेता हैं, राजनेता हैं, कलाकार हैं, वे बसे हुए हैं। इसलिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आज एक बार फिर हम अपने इस पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिनकी पूरी जीवन शैली एक विचित्र किंतु सत्य के रूप में मैं इसे कहना चाहूँगा। जब आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, राजेश जैन सही बोल रहे थे। वास्तविकता ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी किताब हमेशा बंद रहती है, उसकी किताब को कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन आज हम जिस व्यक्तित्व को यहाँ लेकर आए, जिस व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, उसका जीवन एक खुली किताब रहा है। उसका हर पन्ना हर व्यक्ति ने देखा है, हर नेता ने देखा है, हर पॉलिटिकल ने देखा है, और यह सोचने पर विवश किया है कि आखिर आज यह व्यक्ति इस मुकाम पर है, इसे तो न जाने किस मुकाम पर होना चाहिए था। हम बात कर रहे हैं बीना भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय की। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र उपाध्याय जी। राजेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। निष्ठा, संघर्ष और सेवा की मिसाल बने, निष्ठा, संघर्ष और सेवा की मिसाल बने, एक साल में मंडल अध्यक्ष धमाल बने। आज हम इन शब्दों के साथ इस बात को शुरू कर रहे हैं कि इनका मंडल अध्यक्ष का कार्यकाल है, राजेंद्र भाई का, उसे एक साल पूरा हो गया है, और हम पिछले कई दिनों से लगातार अपने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर यह बता रहे हैं कि पहला साल काम धमाल। निश्चित रूप से बहुत सारे मंडल अध्यक्ष बीना में बनते रहे हैं, आगे भी शायद बनते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से इस युवा अध्यक्ष ने जो जिम्मेदारी के साथ पार्टी का काम किया है, जिस जिम्मेदारी के साथ सत्ता और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करके काम किया है, जिस जिम्मेदारी के साथ जनता और संगठन के साथ समन्वय बनाकर काम किया है, वह निश्चित रूप से अपने आप में एक मिसाल है। तो राजेंद्र भाई, हम अब आपसे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में जो आपका आने का श्रेय, आप राजनीति में आज हैं, तो ये श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, या आप राजनीति में किसे अपना आदर्श मानते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जब हम 3 नंबर स्कूल में पढ़े, तो शाखा अभी वर्तमान में श्री नाभिनंदन दिगंबर जैन स्कूल है, उसके ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती थी। तो अनायास ही खेल खेल में शाखा में जाना हुआ और ध्वज प्रणाम किया, तो उससे संघ के प्रति एक लगाव हुआ, और पढ़ते पढ़ते धीरे से फिर विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव हुआ। विद्यार्थी परिषद से जुड़ के और संयोग से और वरिष्ठ बीना के उस समय के नेतृत्व के आशीर्वाद से 2004 में छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मैं निर्वाचित हुआ पीजी कॉलेज बीना में। फिर परिषद के कार्यकर्ता के रूप में ब्लॉक संयोजक, फिर
प्रदेश की कार्य समिति में रहा, फिर 2 बार जिला संयोजक के रूप में कार्य किया, फिर ऐसे लगातार संभाग का संयोजक रहा। तो विद्यार्थी परिषद मूल संगठन है जिसमें संगठन सीखा, काम करना सीखा और अभी भी सीख ही रहे हैं एक प्रकार से। फिर उसके बाद कुछ समय 2008-9 के बाद 3 साल संघ का काम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के नाते प्राथमिक वर्ग, प्रथम वर्ग करके विवेकानंद सारस्वती का एक कार्यक्रम आया, उसमें जिला संयोजक की भूमिका में 1 साल रहा। उसके पहले विश्व मंगल गौग्राम यात्रा का भी एक प्रकल्प संघ ने किया था, तो उसमें जिला का सह संयोजक ऐसा दायित्व में रहा। तो 2013-14 तक तो विद्यार्थी परिषद और संघ का काम किया, लेकिन चूंकि राजनीति में थोड़ी बहुत रुचि थी और विद्यार्थी परिषद के ही हमारे साथी वो आगे चलकर जब युवा मोर्चा में पहुंचे, तो फिर 2014-15 में पहली बार मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में आया और उसी समय मुझे दमोह जिले का प्रभारी युवा मोर्चा का ऐसा दायित्व मिला। तो दमोह में 1 साल काम किया प्रभारी के नाते, 1-1.5 साल। फिर उसके बाद मुझे टीकमगढ़ जिले का प्रभारी का दायित्व मिला, तो उसका काम किया। फिर छतरपुर का, विदिशा जिले का, ऐसे युवा मोर्चा के दायित्वों में प्रदेश कार्य समिति के नाते रहा। फिर जब हमारे बड़े भाई अभिलाष पांडे जी प्रदेश के अध्यक्ष निर्वाचित हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के, तो उन्होंने अपनी टीम में मुझे लिया और मैं प्रदेश में सह मीडिया प्रभारी के रूप में, पदाधिकारी के रूप में मैंने 3-4 साल जब तक कार्यकाल रहा, 4 साल लगभग, तो युवा मोर्चा में प्रदेश पदाधिकारी के रूप में काम किया। और उसके बाद कुछ समय बीच में जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए, तो युवा मोर्चा ने विश्वास के साथ मुझे, चाहे वो सुर्खी उपचुनाव हो, चाहे वो मुगावली उपचुनाव हो, चाहे वो शहडोल का उपचुनाव हो, सारे जो उपचुनाव उस समय हुए थे, उन उपचुनाव में मुझे युवा मोर्चा में विधानसभा प्रभारी के रूप में भी मैंने काम किया है। तो लगातार सीखने की प्रक्रिया में है और अभी भी सीख रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने नगर का दायित्व दिया है, तो उस दायित्व में भी वरिष्ठ नेतृत्व से लगातार। राजेंद्र भाई, हमने देखा है आपका जो बायोडाटा है, आपका जो राजनीतिक रिज्यूमे हम तैयार करें, तो आपने बहुत सारे पदों पे काम किया, बहुत सारी जगह पर आप प्रभारी रहे, और जहां पर आप प्रभारी रहे वहां आपकी योग्यता के बलबूते उस जगह पे वो चुनाव भी जीते गए। मतलब जो प्रभार दिया गया वो सब में आप सक्सेस रहे, सुपर सक्सेस मैं आपको मानता हूँ। तो ऐसा क्या कारण रहा कि इतने लंबे अंतराल के बाद आपको पार्टी में एक ऐसा पद दिया गया, मतलब जिस पे आप आज काम कर रहे हैं, नगर मंडल अध्यक्ष का? बीच का जो कार्यकाल वो कहाँ गायब रहा? आपकी इतनी अच्छी शैली थी, इतना बढ़िया काम करने का तरीका था, आपके साथ पूरा नेतृत्व जुड़ा था, तो बीच का जो गैप रहा वो क्यों रहा? 2021 तक तो मैं दायित्व में रहा भाई साहब। 2021 से 3 साल 4 साल लगभग, हाँ आप कह सकते हैं कि दायित्व पे नहीं रहा, या प्रत्यक्ष राजनीति में तो मतलब चुनाव और इनमें तो सारे चुनाव में भूमिका रही। नहीं, ऐसा तो नहीं आपका मोह भंग हो गया हूँ, अरे यार इतना काम कर लिया, सब चीजें कर ली, संगठन में इतना सब करने का कुछ नहीं मिलता, छोड़ो छाड़ो? नहीं, संगठन के प्रति कभी ऐसा भाव नहीं रहा। अगर ऐसा भाव रहता तो शायद जो चुनाव हुए उनमें आप तो बारीक नजर रखते हैं, तो आपने चाहे विधानसभा चुनाव अभी 4 साल के बीच में जो हुए हैं उनमें भी मेरी भूमिका आपने देखी। जहां काम मिला हमने ईमानदारी से पार्टी और संगठन का काम किया। लोकसभा चुनाव में भी जहां काम मिला उसमें बीडी शर्मा जी, माननीय बीडी शर्मा जी के चुनाव में भी मैं प्रभारी के रूप में विजय राघोल विधानसभा का प्रभारी रहा। तो ऐसी मोह भंग तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन ये है कि कहीं थोड़ी सी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ी, तो उस समय अपने आप को समझने या अध्यात्म को समझने के लिए थोड़ा सा बीच में ब्रेक वो भी खुद ने लिया, कोई कारण नहीं था उसका। वो अपनी खेती को भी व्यवस्थित करना था, अपने आप को भी व्यवस्थित करना था, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ठाकुर जी आपका पारिवारिक बैकग्राउंड भी
बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नहीं है, जी भाई साहब, मतलब एक सामान्य परिवार से, कृषक परिवार से आप आते हो, जी तो कहीं आपको वो सपोर्ट भी नहीं मिल पाया होगा। डेफिनेटली ये बात तो सत्य है। जी जी। अब वो परिवार में पिताजी का आशीर्वाद है और उनकी खेती है, तो खेती को भी व्यवस्थित करना जरूरी था। क्योंकि पिताजी थोड़े अस्वस्थ हैं, वो गांव जाते नहीं है 10-15 साल से, तो वो भी महत्वपूर्ण बड़ा हूँ घर का, उस नाते एक परिवार को संभालना, परिवार को व्यवस्थित करना, छोटे भाई की भी शादी, बहन की भी शादी करना, ये सारी जिम्मेदारियां थी। रहती हैं। तो कुछ उस तरफ भी ज्यादा, मतलब थोड़ा सा समय उस तरफ भी उस समय दिया। राजन भाई, अपन आपका कार्यकाल का 1 साल हो गया है, तो आपने जो मंडल अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल पूरा किया आपने, तो इसमें सबसे बड़ी सीख आपकी क्या रही? कैसा ये वर्ष रहा आपका? भाई साहब, कार्यकाल तो जब से संगठन ने मुझे ये दायित्व दिया है, तो लगातार आप भी देख रहे हैं कि मैं मतलब एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में बीना में काम कर रहा हूँ। कि सुबह 9-10 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक बीना में ही कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के बीच में रेगुलर वर्किंग में हूँ। तो काम करने की चूंकि पहले से ही रुचि और पहले से ही स्वभाव रहा है, तो वो तो आनंद आता है काम में। तो बस ये है कि थोड़ी सी कार्य करते करते सीख ये मिली कि हमें मतलब कोई भी भारतीय जनता पार्टी में फुल टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। कभी भी आपको कोई भी कॉल आ सकता है। बीना चूंकि जंक्शन है, तो कोई भोपाल से कोई दिल्ली जाने वाले आए तो कहीं उनको भोजन की व्यवस्था करनी, कहीं किसी को चाय की, ये महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है। तो उस नाते मतलब अलर्ट जो रहने का स्वभाव, क्योंकि मेरा पहले से बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये सीख जरूर मिली है कि सुबह से उठ के और मतलब एकदम बिल्कुल तैयार रहो, जहाँ जहाँ आवश्यकता लगे, कहीं से भी कोई कभी आदेश आ सकता कोई है। आदेश आ सकता है। अच्छा, संगठन को मजबूत करने के लिए आपने कौन कौन से अहम निर्णय लिए? भाई साहब, संगठन को देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, पहले से ही बीना में बहुत मजबूत संगठन है, लेकिन संगठन के काम को और नीचे उतारने के लिए हमने बूथ की और मजबूत, पहले से जो योजना रचना बनी थी, तो मैंने बूथ तक प्रवास किए, बूथ तक योजना बनाई, शक्ति केंद्र की बैठकें करी, आपने भी देखा होगा। उसके कारण जैसे स्थापना दिवस हुआ, तो मैंने प्रत्येक शक्ति केंद्र की जाके बैठकें करके अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण, पूरे नगर में ध्वज लगी, तो काम बढ़े और बूथ तक पहुंचे, इसकी पूरी योजना करी। मतलब आपने मुख्य रूप से बूथ तक पहुंच के हर एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को भी जोड़ने का आपने इन 1 साल में प्रयास किया है। अच्छा, कार्यकर्ताओं के साथ जो समन्वय बनाने की बात आती है, या संवाद की जो कार्यशैली रहती है, आपकी संवाद की शैली अच्छी है, लेकिन समन्वय, जैसे अलग अलग गुटों में लोग बटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, हमने देखा है अलग अलग नेताओं के अपने अपने गुट हैं, या अपना अपना एक उनका खुद का एक प्रकल्प है, तो उन सब चीजों में आपने समन्वय कैसे स्थापित किया? क्योंकि आप तो बिल्कुल अलग हटके नए। ये तो भाई साहब उनका विषय है, हमारा तो ये विषय है कि हमारे लिए तो पार्टी ने जो संगठन के एक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी है, तो मेरी नजर में तो सब कार्यकर्ता हैं, कौन किसका है, कौन किसके साथ है, ये उनकी सोचने का विषय है। हमारे लिए तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इस नाते सारे के सारे हमारे हैं, सारे के कोई सारे। अलग। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती वाली परिस्थिति आपके पास कौन सी आई अभी इन दिनों, इन 1 साल में? मतलब उसे कि आपको लगा हो कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए? एक कहीं ना कहीं एक चुनौती तो आती है हर पदाधिकारी के पास। अभी तक ठाकुर जी की दया से कोई चुनौती ऐसी नहीं आई, आप सबका प्रेम है, तो अगर कुछ आई भी है तो वो सब सहज में बैठ के सब चीजें तय हो गई। तो अभी तक तो ऐसा 1 साल में तो ईश्वर ने ऐसी कोई चुनौती नहीं दी कि जिसमें असहज हो जाए, और सब आराम से चल रहा है भाई सब बढ़िया। पार्टी में, आपकी पार्टी इस समय सत्ता में भी, मध्य प्रदेश की सत्ता में भी है और आप संगठन में, तो एक नगर मंडल अध्यक्ष होने के नाते और सत्ता में भी पार्टी के होने के नाते आपके पास कौन कौन सी जिम्मेदारियां पड़ी हैं? आपको लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी बड़ी हों? बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता जो हमारी है, नगर के जो नागरिक गण हैं, हमारे पारिवारिक लोग हैं, उन सब की, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता के पदाधिकारी होने के नाते अपेक्षा लोगों की रहती है। और रेगुलर सबसे बड़ी जो मतलब चीज है वो है लोगों के कॉल को सुनना,
फोन को सुनना और फोन पे ही उनकी समस्या निपटा दी जाए, ये प्रयास करना। तो मैं उसमें भी रेगुलर ये करता हूँ कि अगर आवश्यकता रहती है, तो आपने भी देखा होगा, एक दो लोगों ने तो पोस्ट भी करी है कि अगर किसी ने 1:30 बजे 2 बजे रात में भी हाँ, कुछ फोन कहा तो उसका तत्काल आपने उनकी जो बात भी सुनी। बना प्रयास किया कि इनका मतलब कोई सहयोग हम कर पाए। तो हम तो हाँ, इसमें सत्ता दल के नेता होने के नाते ये जो आपकी ये जिम्मेदारी आती है, है, लोग अपेक्षा इसको आपने करते हैं। बखूबी निभाया। हाँ, कहीं जिसको जो आवश्यकता लगेगी तो उसके लिए अपन 24 घंटे अच्छा, उपस्थित। नगर में कई प्रकार की समस्याएं भी व्याप्त हैं, नगर की बहुत सारी पुरानी मांगे भी हैं, तो इनको लेके आपने सत्ता तक ये बात कैसे पहुंचाई है और कौन कौन सी बातें आपने सत्ता तक पहुंचाई हैं? भाई साहब, जैसे अभी हम सरकार में हैं और सरकार में होते हुए जो प्रमुख चीजें हैं नगर की, जैसे यहाँ बड़ा एक सीएम राइज स्कूल हमारा चालू हो रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन उसकी नई बिल्डिंग भी बहुत जल्दी तैयार होकर हैंडओवर हो जाएगी। तो अभी भी सीएम राइज एक बहुत बड़ा इस बीना नगर के लिए गिफ्ट है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बड़े लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसको अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देनी है, वो कहाँ जाए। तो उसके लिए सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में सीएम राइज की बहुत बड़ी योजना की है। आज उसका नाम बदलकर माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सांदीपनी विद्यालय किया। तो ऐसे सांदीपनी विद्यालय में बड़ा वर्ग जो मतलब उन स्कूलों तक सक्षम नहीं है अपने बच्चों को पहुंचाने में, तो उन्हें अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और एक अच्छा स्कूल जिसमें जाकर बच्चों को भी आनंद आए। तो ये एक बड़ा काम बीना में शुरू हो रहा है। हमारी कॉलेज की भी कई नए नई बिल्डिंग है, नए नए कोर्स, एलएलबी की कॉलेज हमारे यहाँ बहुत जल्दी मतलब अभी चल रही है, लेकिन उनकी खुद की बिल्डिंग नहीं, आज एलएलबी की भी एक नई बिल्डिंग हमारे यहाँ चालू हो जाएगी। तो ये बीना को डेवलप करने के लिए सारी चीजें हमारे आपने दोनों बातें आपके कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद जी को इंगित कर दिया। आप विद्यार्थी परिषद के एक बड़े अच्छे कार्यकर्ता रहे होंगे, क्योंकि आपने सांदीपनी विद्यालय की बात करी, वहां भी कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके आपने कॉलेज की बात करी, एलएलबी, मतलब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं, तो आप पहले विद्यार्थियों की समस्याओं को ज्यादा। 3 चीजें हैं, आप भी हम लोगों ने पहले से भी सुना है कि अच्छे मानव जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो प्रत्येक मानव जो यहाँ है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, इन 3 चीजों की आवश्यकता उसको पड़ती है। तो सरकार गरीब को भी, जो असहाय है, कमजोर है, उसको राशन के रूप में रोटी की व्यवस्था कर रही है। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार सबकी चिंता करने का काम कर रही है। आवास की व्यवस्था मकान के रूप में कर रही है। अब तीसरी बात, कपड़ा। आज इतने लोग सक्षम है, आपने भी देखा, हम सारे लोग डोनेट भी करते हैं सारी। अब जो 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, वो ये तो हो गई मानव जीवन जीने के लिए, लेकिन उनको अच्छे से जीने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा पे हमारी सरकार ने बहुत बड़ा ये काम किया जो मैंने आपको बताया। स्वास्थ्य में भी आज हम 100 बिस्तर की अस्पताल लेकर आए हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पास किया। तो स्वास्थ्य में कहीं बीना में ये विषय था कि डॉक्टर्स की थोड़ी सी कमी थी, कहीं अस्पताल में पलंग की कमी थी। तो अब जब 100 बेड की अस्पताल होगी तो हम दोनों रूप में बीना सक्षम हो जाएगा कि एक 100 बेड की अस्पताल हो गई, उतने डॉक्टर आ गए। तो उसमें भी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी विधायक जी के प्रयास से वो भी हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अब हम मजबूत होने वाले हैं, वो भी आपकी पूरी हो रही है। अच्छा, इन एक साल में, जो बीता 1 साल आपका रहा है, इसमें आप सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में आप क्या मानते हैं बीना से? आपके लिए आपकी व्यक्तिगत सबसे बड़ी उपलब्धि क्या आपने इस 1 साल में वो कर दिखाया जो पूर्व के अध्यक्ष नहीं कर पाए हों, ऐसी बड़ी उपलब्धि को? नहीं, हमारा तो भाई सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारा काम जो है वो नीचे तक पहुंच गया। आज हम बूथ तक चर्चा होती है, बूथ तक के कार्यकर्ता अध्यक्ष को जानते हैं, अध्यक्ष उन कार्यकर्ताओं के बीच में जाके उनके साथ नीचे चबूतरे पे बैठ के संवाद करता है, और वो मतलब स्वतंत्र है। कोई कार्यकर्ता भी अधिकार पूर्वक अगर फोन करेगा कि भाई साहब आपको इंदिरा गांधी वार्ड के इस बस्ती में यहाँ आना है,
तो विद इन 10 मिनट आधा घंटा जैसा समय रहेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो हम उनके साथ खड़े हैं और वो हमारे साथ खड़े हैं, ये हमें अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि लगती है। क्योंकि और कोई कमाई इस जीवन में होती नहीं। सबसे बड़ी कमाई जो है वो प्रेम की कमाई है। अगर लोगों का प्रेम आपके प्रति है तो आप धनवान हैं, और लोगों का अगर प्रेम नहीं है तो आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाएं, आप धन कमा लें, लेकिन अगर लोगों के दिलों में आपका जगह नहीं बना पाई तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो अच्छा, आपके अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान विरोधी भी बहुत सारे सक्रिय हुए और वो जगह जगह कई बार आप पे आरोप भी लगाते रहते हैं, आलोचनाएं भी करते हैं कि राजेंद्र उपाध्याय के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, उसकी आय के स्रोत क्या हैं, कहाँ से वो मंडल अध्यक्ष जैसा दायित्व निभा रहा है, तमाम प्रकार के खर्चे होते हैं एक मंडल अध्यक्ष के। तो इनके विषय में जो उनकी आलोचना है, इनमें आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? भाई साहब, ठाकुर जी की कृपा है और ठाकुर जी की कृपा से पिताजी की खेती है पर्याप्त, और आज से नहीं मतलब जीवन से खेती है गड़ा गांव में, और 100-150 एकड़ पर्याप्त जमीन है, और कोई दूसरे खर्चे गलत है नहीं, केवल दाल रोटी खाना है, लोगों को चाय पीना और चाय पिलाना है, बस इतने खर्चे हैं। उसके अलावा कोई भी 1 रुपए का फालतू कोई प्रदर्शन में कोई उसमें कोई खर्चे नहीं है। तो इसलिए केवल बढ़िया रहना है और बढ़िया लोगों के साथ प्रेम से बोलना है। तो आय के लिए पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, और अगर जितनी आवश्यकता है उतनी खेती देती है। अब इसमें कई लोगों को लगता है तो वो चलकर देख सकते, और कोई हम रोजगार नहीं है, ना कोई और काम करते हैं। पिताजी ने जो कृपा पूर्वक उनका है वो ही आय का स्रोत है। मतलब वही बात हो गई कि लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है विरोध करने के लिए कुछ नहीं कह पा रहे। हाँ। राजेंद्र उपाध्याय का नाम या राजेंद्र उपाध्याय से लोग प्रेम कर रहे हैं सहज, क्योंकि हम सहज हैं तो हमारे साथ लोग सहज हैं। तो वो प्रेम से या ईश्वर की ठाकुर जी की कृपा से कई लोगों में प्रेम बढ़ रहा है। तो कैसे भी आरोप लगाओ, कैसे भी पत्थर फेंको, तो वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, और हमारा काम हम कर रहे हैं। अच्छा, कार्यकर्ताओं को आप प्रेरित करने के लिए सक्रिय, क्योंकि हमने देखा है आपके अध्यक्ष बनने के बाद छोटे छोटे कार्यकर्ता भी बहुत सक्रिय हो गए हैं, तो आपने ऐसा कौन सी घुट्टी उन्हें पिलाई है, आप क्या करते हो कि वो आपसे ज्यादा प्रेरित रहते हैं, आपकी रणनीति से? भाई साहब, ये है कि हमारा जो काम है वो काम है कि कार्यकर्ता को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। आज जो बूथ का अध्यक्ष है तो हमें लगता है कि अगर ये अच्छा काम कर रहा है तो ये मंडल में कोई इसको जवाबदारी मिल जाए। कोई मंडल का कार्यकर्ता है तो हम प्रयास करेंगे कि उसको और ऊपर कोई जवाबदारी मिल जाए। तो वास्तव में जो संगठन में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपेक्षा तो करते हैं। तो हम चाहते हैं और हमारा मन भी है कि अधिक से अधिक लोग जो काम कर रहे हैं वो उन्हें जिम्मेदारी मिले, और वो जिम्मेदारी इसलिए नहीं मिले कि वो राजेंद्र उपाध्याय को जानते हैं, इसलिए मिले कि वो भारतीय जनता पार्टी का काम ईमानदारी से कर रहे हैं। उनको उस ईमानदारी का प्रतिफल मिलना चाहिए। जैसे मैंने भी केवल भारतीय जनता पार्टी का काम पूरी ईमानदारी से किया, तो आज संगठन ने एक कार्यकर्ता के नाते चिंता करके मुझे जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे ही मैं भी चाहता हूं कि और कार्यकर्ता मजबूत हो। राजेंद्र भाई, आपने पार्टी का काम जिम्मेदारी से किया, संगठन में आप काफी सक्रिय रहे, इसलिए आपको जिम्मेदारी मिल गई। लेकिन ऐसा भी है कि दो हम आपको कमेंट बताएंगे, 2 ऐसी टिप्पणियां हुई हैं। एक, आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, जब उनसे पूछा गया कि स्थानीय की बीना विधायक किस पार्टी में, उन्होंने कहा उनसे जाके पूछो, हमारे 164 विधायकों की हम जानकारी देंगे। जी। वहीं दूसरी ओर सांसद लता वानखेड़े जी यहाँ आई बीना, और वो कार्यकर्ताओं से कह के गई कि हमारी पार्टी की जो विधायक हैं कांग्रेस से आई हैं और वो बहुत अच्छी हैं, सक्रिय हैं, और आगे आने वाले समय में चुनाव में आप लोग उतर जाओ, वो अच्छा काम कर। मतलब 2 बड़े नेता संगठन में, वो भी प्रदेश की महामंत्री बनाई गई। तो एक प्रदेश का अध्यक्ष बोल रहा है निर्मला सप्रे जी के बारे में कि वो पार्टी में नहीं है, या पार्टी उनसे पूछो। वहीं सांसद जी जो कि प्रदेश की महामंत्री, तो दोनों वक्तव्यों के बीच आप क्या तालमेल रखते हैं? अगर आप देखिए भाई साहब, क्या है कि पहले तो ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हाई कोर्ट में मामला चलने के कारण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उसमें उनको टिप्पणी उन्होंने जो नहीं की
वो चूंकि हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए उनका इस विषय में नहीं बोलना मुझे लगा ठीक है। और माननीय सांसद जी जो यहाँ आई हैं, तो सांसद जी ने कहा है मंच से कि माननीय विधायक निर्मला सप्रे जी हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के काम को मतलब देख रही हैं, साथ में हैं। तो उनका भी कहना ये ठीक ही है। और भारतीय जनता पार्टी में विचार से प्रभावित होकर, काम से प्रभावित होकर, डॉक्टर मोहन यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर अगर वो हमारे विचार की ओर आकर्षित है, तो ये तो हम सबको प्रसन्नता की बात है, इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बीना का विकास हुआ है, बीना आज 300 करोड़ के जो प्रोजेक्ट आए हैं, तो माननीय विधायक निर्मला सप्रे जी के भाजपा में आने के कारण या भाजपा के विचार से प्रभावित होने के कारण ही तो आए। तो हमें तो ये प्रसन्नता है बीना नगर अध्यक्ष के नाते कि हमारे बीना के लिए इतनी बड़ी बड़ी सौगातें जो मिली हैं, उनके लिए वास्तव में बधाई के पात्र सर्वप्रथम डॉक्टर मोहन यादव जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बाद हमारी सांसद जी हैं, हमारी विधायक जी हैं। तो विधायक जी के प्रयास से इतने सारे योजनाएं जो बीना को मिली है, वो उसके लिए मैं उनका तो आप भी ये मानते हो, अगर हम आपसे पूछें, विधायक जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, आप भी यही कहोगे कि हैं, या ये कहोगे उनसे आगे? नहीं, अभी विधायक जी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सदस्यता वो होती है, उस नाते विधायक जी मतलब उस सदस्यता, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के नाते तो वो रसीद या उस नाते नहीं है, लेकिन विचार से प्रभावित है। विचार से प्रभावित होकर हम लोग उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन आप कहें कि अथेंटिक हमारे यहाँ संगठन ऐप है, जो संगठन ऐप में क्लिक करके मोबाइल से डाउनलोड करके उसमें रसीद कटाएगा, वो अथेंटिक सदस्य है। अगर विचार से प्रभावित होकर वो हम सबके साथ हैं और हम उनके साथ हैं और वो मजबूत कर रही है पार्टी को, तो उसमें क्या बुराई? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब हम आपसे एक और क्वेश्चन करना ही चाहते हैं। एक संजय सिंह जी ठाकुर है जी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनके आदर्श हैं। उनसे आपका एक विवाद हुआ था, काफी चर्चाओं में रहा था, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा उस विवाद की चर्चा हुई थी। उसमें वो कहीं आपको धक्का देते हुए नजर आ रही थी। उसके बाद फिर महिलाओं ने एक अपना ग्रुप तैयार किया, जो भाजपा की महिला मोर्चा की सदस्याएं हैं, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की कि महिलाओं के सम्मान के लिए। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के लोग जो भाजपा में लगातार आते जा रहे हैं, उन्हें आना चाहिए या उन्हें अपनी कांग्रेसी विचारधारा छोड़ के आना चाहिए? नहीं, क्या है भाई साहब, पहली बात तो वो कोई ऐसा विवाद था नहीं, और सहज उनने हमें ऐसा हाथ रखा और उसको हमें भी पता नहीं और उनको भी उनने कोई जानबूझ के ऐसा नहीं किया, तो वो उसको रूप दे दिया, रंग दिया, बाकी ऐसा कोई विवाद नहीं। आप उसमें बहुत संयम में दिखे थे। हाँ, ना आप चाहे तो वहाँ पे विवाद बढ़ सकता था। हाँ, लेकिन और तो अब जिला अध्यक्ष आए थे, उस जल्दबाजी में एक दूसरे से वो होता ही है, पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को स्वागत की जल्दी रहती है, तो जल्दबाजी में होता है, उसको तो मतलब विवाद को तूल दिया गया, ऐसा कोई विवाद था नहीं। भाजपा पूरी कांग्रेस में हो गई है, आपको नहीं लगता? नहीं, भाजपा तो भाजपा क्योंकि आपकी मुख्य लड़ाई तो कांग्रेस से है। भाई साहब ये है कि जैसे देखिए, समुद्र है कोई, और समुद्र में अगर गंगा जी मिलेगी तो भी समुद्री हिंद महासागर कहलाएंगे, और यमुना जी मिलेगी तो भी हिंद महासागर कहलाएंगी, नर्मदा जी मिलेगी तो भी हिंद महासागर कहलाएंगी। तो भाजपा कार्यकर्ता आधारित दल है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। राजन भाई, इसे हिंद महासागर बनाने की जरूरत है? वो तो खुद अपने आप हिंद महासागर है। नहीं तो उसमें, लेकिन अगर कोई विचार से देखिए, एक नाते हम किसी को लेने तो घर नहीं जा रहे, हम किसी को लेने तो नहीं जा रहे घर कि आप आइए हमारी पार्टी में, जबरदस्ती आपको बुला के आप कांग्रेस छोड़ो भाजपा में आ जाओ, ये तो नहीं। लेकिन अगर माननीय मोदी जी के विचार से कोई प्रभावित हो रहा है, माननीय नड्डा जी, अमित शाह जी के कोई विचार से प्रभावित हो रहा है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के विचार से कोई प्रभावित हो रहा है, और एक कार्यकर्ता के नाते अगर पार्टी में आ रहा है, तो क्या करें, हम भगा दें क्या उसको? कार्यकर्ता के नाते स्वागत है यार, हमारे लिए जैसे हम
प्रयास करते हैं। अभी हमारा एक नया कार्यक्रम आने वाला है, नव मतदाता सम्मेलन, तो हम उसमें भी तो नए कार्यकर्ता जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर कोई जिसने कोई एक विचारधारा एक दल के साथ खड़ा रहा और उसको समझ में आया कि यार हम गलत जगह खड़े थे और हमें आपके साथ आना है, तो अगर वो वास्तव में अच्छे मन से आ रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते। आपकी पार्टी के नेता अच्छे मन से नहीं है शामिल। महेश राय जी पूर्व विधायक, उनका एक अलग ग्रुप है। नगर पालिका अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष के साथ मिलकर उनका एक अलग आभा मंडल है। पूर्व विधायक पंथी मैडम है, उनका एक अलग आभा मंडल है। वर्तमान में जो विधायक निर्मला जी सप्रे, उनका एक अलग आभा मंडल है। मतलब आपकी पार्टी के अंदर ही एकजुटता नहीं है, आप उन्हें एकजुट नहीं कर पा रहे हो और आप कह रहे हो कि हम हिंद महासागर को भरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारी पार्टी में सारी एकजुटता है। कल जो बैठक हुई उसमें मैं गया था। पार्टी के जो कार्यक्रम आते हैं, जब हम जिसको जो जिम्मेदारी देते हैं, जैसे संगठन की आपने बात करी, तो हमने जब शक्ति केंद्र की योजना करी थी तो मैंने ही सारे वरिष्ठ नेतृत्व को एक अध्यक्ष के नाते अलग अलग शक्ति केंद्र का प्रभारी बनाया था। तो नई बस्ती शक्ति केंद्र में महेश राय जी ने पार्टी का काम किया। बजरिया मध्य क्षेत्र शक्ति केंद्र में आदरणीय धर्मू राय जी ने पार्टी का काम किया, बैठ के करी। वहाँ निर्मला जी ने जाकर बैठ के करी, यहाँ गौरव जी ने बैठ के करी, कहीं शशि भाई साहब ने बैठ के करी, कहीं नगर पालिका अध्यक्ष शामिल हुई। तो पार्टी अगर उनको काम देती है और वो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं और जहां पार्टी बुलाएगी वहां सब लोग आएंगे, ये तय है। अब जितने लोगों की भाई जैसी आवश्यकता है, मान लो एक बूथ की बैठक है तो बूथ पे सारे बीना के नेताओं को तो नहीं बुलाया जा सकता। हम आपकी बात को मानते हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे आप पार्टी के एकनिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। आप निश्चित रूप से इस बात में को मैं नहीं पढ़ना चाहेंगे कि पार्टी में गुटबाजी, लेकिन हम आपको बता दें, आपने कहा पार्टी अगर एक मंच पे बुलाएगी सब आएंगे। ऐसे कई कार्यक्रम हमने देखे हैं विधायक जी के यहाँ, जो कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, उसमें महेश राय जी हमें आज तक नहीं दिखे, उसमें विधायक विनोद पंथी हमें आज तक नहीं दिखी, उसमें धर्मू दादा एक दो बार दिखे। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद सिंह जी का राजीनामा करा रहे हैं भोजन दावतें करवा के, क्योंकि इन दोनों नेताओं की आपको भी पता है, सबको पता है। वहीं दूसरी ओर बीना में नेता सब अलग अलग हैं, एक साथ एक मंच पे जाना नहीं चाहते, एक पार्टी के कार्यक्रम में जाना नहीं चाहते। तो इनको लेके आप मंडल अध्यक्ष होने के नाते आप इन फ्यूचर क्या योजना बनाने वाले हैं? देखिए भाई साहब, चूंकि हम एक केवल मंडल के अध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष के नाते हमारा काम है हमारे संगठन का काम करना। संगठन का हम काम कर रहे हैं और संगठन जो जिम्मेदारी देता है वो जिम्मेदारी से, और बीना में जो कार्यकर्ता है हम उनको जिम्मेदारी हम सौंपते हैं और उनसे काम लेते हैं। पार्टी का काम गति बढ़े, पार्टी की शक्ति बढ़े, नीचे तक काम जाए। अब वो चूंकि सारा वरिष्ठ नेतृत्व है जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो बहुत हम उनके विषय में चूंकि टिप्पणी करने के लायक नहीं है, छोटे से कार्यकर्ता हैं। तो हमारा तो काम है उन सब से समन्वय करके हमारा संगठन का काम कराना। तो हमारे लिए तो सब हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है, हमारे साथ है सब, उन सब का आशीर्वाद हमें है, तो हमें तो कहीं कोई अलग नहीं लगता। अब किसी को भाई जो चश्मा अगर हरा है तो हरा ही हरा दिखेगा, तो किसी को अपने चश्मे से दिख सकता है, हमारे चश्मे से तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपका चश्मा कौन से कलर का है? हमारा तो केवल एक कलर है, भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी। तो हमें तो कार्यकर्ता, आप ये बताइए, अब क्या महेश राय जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है क्या? है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। धर्मू राय जी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है कि नहीं है? आदरणीय विनोद पंथी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है कि नहीं है? हैं? तो हम उनके अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और जहां उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो सारा वरिष्ठ नेता तो प्रेम से आशीर्वाद देता है। बहुत बढ़िया, हमें और क्या चाहिए। शानदार। गौरव सिरोठिया जी का हम नाम लेना चाहेंगे। ऐसा कहा जाता रहा है अक्सर, जब आप मंडल अध्यक्ष बनने वाले थे, बने नहीं थे, नियुक्ति नहीं हुई थी, और कि आपके गौरव सिरोठिया से कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता, लोग ऐसा बोलते थे, हम नहीं बोल रहे हैं, लोग ऐसा बोलते थे कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता रही है, लेकिन जब वो जिला अध्यक्ष थे तभी आप उसी समय शायद आप अध्यक्ष बन गए थे। तो क्या ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता है या नहीं? ये हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता नहीं है, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। कार्यकाल में मैं मंडल का अध्यक्ष बना, वो जिले के अध्यक्ष हैं,
हम एक मंडल के अध्यक्ष हैं, वो 39-40 बूथों मंडलों के अध्यक्ष रहे हैं। तो हम लोगों में उनका क्षेत्र है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम एक मंडल अध्यक्ष के नाते अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई विषय नहीं, बड़ा प्रेम है। अभी उन्हीं के ग्राउंड से आ रहे हैं, हाँ, मैच टूर्नामेंट करके टीना क्रिकेट क्लब का जो टूर्नामेंट होने वाला है। कोई ऐसा राजनीतिक कोई प्रतिद्वंदता नहीं। कांग्रेस ने बहुत अभी बीच में हल्ला मचाया, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। बीना में भी कई कार्यक्रम हुए, हमें कहीं नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका कोई कहीं कोई प्रोटेस्ट किया हो। नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने संसद में जवाब दिया था उसका कि वोट चोरी कब हुई, वोट चोरी कैसे हुई। वोट चोरी आदरणीय नेहरू जी ने करी कि जिनको 2 वोट मिले और 30 वोट मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन प्रधानमंत्री ये बने। ये जवाब हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का था। तो जो खुद मतलब जिनका घर शीशे का है वो दूसरों पे, और वोट चोरी क्या, जनता का प्रेम है। हमारे प्रश्न का उद्देश्य है राजन भाई, बीना में मतलब वोट चोरी के विरोध में या वोट चोरी का जो आरोप लगा उसके विरोध में कहीं पार्टी लेवल पे कोई ऐसा नहीं, सार्वजनिक बयान या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस लगातार करती रही। पार्टी की इस को लेके कोई योजना नहीं थी। पार्टी अगर संगठन आदेश करता तो हमारे जो संगठन के कार्यक्रम आते हैं वो बीना में सब होते हैं। आपको पता है, कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं कि जो बीना में ना हो। तो ऐसा कोई संगठन का आदेश भी नहीं था। इस विषय में संगठन का कोई आदेश होता तो कार्यक्रम होता। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया वो आपने भी सुना, हमने भी सुना, तो उनका ही उस विषय में जवाब पर्याप्त तो मतलब था। आज के दौर में आज के समय में आप कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं मानते हो? नहीं, कांग्रेस तो बीना में, वर्तमान में बीना में क्या, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जनता के प्रति जो काम कर रही है, तो कांग्रेस फील्ड में है कहाँ? फील्ड में कहाँ है? केवल कांग्रेस का कोई संगठन मतलब जो अभी थोड़ा सा लग रहा है देखने में, बाकी कांग्रेस संगठित होके और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जैसा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन हो और काम करे और एक विरोधी पार्टी के रूप में काम करेगी तो देखा जाएगा। बाकी अभी तो कोई नहीं, कांग्रेस से हमें लगता है अभी कोई ट्यूनिंग चल रही है। कांग्रेस आपके विरोध में कभी कुछ नहीं बोलती, विधायक जी के विरोध में बोलेगी, नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में बोलेगी। पहले जब महेश राज जी थे तब उनके विरोध में बोलते थे, चिल्लाते थे, रोडों पे खड़े हो जाते थे, लेकिन राजेंद्र उपाध्याय के विरोध में नहीं, तो मतलब ये क्या है? आपका जादू है क्या? नहीं, कुछ कोई जादू नहीं। हमारे विरोध में कांग्रेस के हम बता रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने सबसे पहले, हमने नगर पालिका में वो किया तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमारे विरोध में करी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? उसके बाद फिर कोई विषय हुआ जिसमें हम लोग शायद नगर पालिका गए, कहाँ गए, तो कांग्रेस ने उसमें ज्ञापन दिया। फिर उसके बाद कोई एक और विषय हुआ तो कांग्रेस के वो पदाधिकारियों ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे विरोध में। तो वैसे हम आपको बता दें, नगर पालिका में एक विवाद हुआ था, ताला डाल दिया था बीडी रजक ने। तो उसके बाद जब ताला खुलवाने वाली बात आई थी तब आपने सीएमओ से कहा था, और वो आपका वीडियो वायरल हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी में इतने करोड़ों लोग हैं और सब लोग अगर यहाँ आ गए तो आपको लेने के देने पड़ेगा। मतलब ये धौंस टाइप की दिखाई थी, उसको लेके शायद धौंस नहीं थी भाई साहब, वो एक कार्यकर्ता का भाव था। देखिए, हम संगठन का काम कर रहे हैं, कहीं भी सत्ता में कोई भी दखलंदाजी नहीं हम करते। आपने भी देखा होगा, कहीं भी बीना में सत्ता में या कोई विभाग जो काम कर रहे हैं उनको कहीं कोई किसी प्रकार का उनके काम में डिस्टर्ब करना, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी प्रकार से किसी के बीच में कोई हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाना ये कोई उचित था क्या? उस विषय में कहा हमने कि आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी की नारे जो लगाए हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, तो हम लोग कौन सी तानाशाही कर रहे हैं और क्या तानाशाही करेंगे? और तानाशाही कर मतलब जो आप नारे लगा रहे हो, तो आप क्या ये समझ रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी में कोई है नहीं? तो हमारी जो कार्यकर्ताओं की संख्या वो हमने बताई थी, वो भी एक सहज भाव से निकला था कि इतने हमारे कार्यकर्ता हैं। उसके बाद भी हम लोग अनुशासन में, संयम में, कहीं आपने नहीं देखा होगा कि वो कार्यकर्ताओं के नाम से कोई गलत, बीना में भी आज तक
भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोई गलत काम करता हुआ आपको नहीं देखा होगा। हमारे पदाधिकारी कोई गलत काम, किसी को अननेसेसरी परेशान किया हो, कोई सत्ता का दुरुपयोग करता हुआ देखा हो, तो ऐसा तो हम लोग नहीं कर रहे। अब कोई कुछ नहीं भी कर रहे, उसके बाद भी अगर पार्टी के विरोध में नारे लगाएंगे तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भाव तो जागृत होता, उसी कारण हम गए थे, नहीं तो हमें उस विवाद से कोई लेना देना। कम से कम एक विवाद तो आप ऐसा हुआ जिसमें कांग्रेस आपके विरोध में बोली, नहीं तो कांग्रेस तो आपके विरोध में, माने उसके मैटर नहीं मिलता उसे बोलने के लिए, नहीं तो बात है कि विरोध में क्या बोले। भाई हम अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम बिना उसके कभी कांग्रेस के ऊपर हमने भी नहीं बोला, क्यों बोलेंगे? वो अपना काम करे, अच्छे से करे, खुशी की बात है। हम अपनी पार्टी का काम करें और अच्छे से करें, तो भी ईमानदारी से करें। भाई गलत वो अगर गड़बड़ करेंगे कुछ तो हम जरूर बोलेंगे, और हम गड़बड़ करें तो हम खुले वो कहते हैं कि वो बिल्कुल राजेंद्र उपाध्याय पे बोले, और वो क्या कोई भी व्यक्ति बोले, खुले हम बोले, हमारे मुंह पे बोले, हम कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम गलत तो करें। सही, आप गलत नहीं कर रहे हो। अच्छा, अब हम इंटरव्यू के आखिरी दौर में चल रहा है इस पॉडकास्ट के। एक इन दिनों पिछले 10-15 दिन से लगातार एक मुहिम चल रही है, अतिक्रमण विरोधी मुहिम। बहुत अच्छी मुहिम है, हम व्यक्तिगत रूप से उस मुहिम की प्रशंसा करते हैं कि शहर का यातायात व्यवस्था जो ठप था, उसमें सब्जी दुकानदारों के लिए अलग अलग शिफ्टिंग की जा रही है, और इसके बाद फिर आपके पार्टी के भी कुछ पदाधिकारी, एक नंदकिशोर जी चौधरी हैं, उनकी दुकान को भी वो किया गया, उनका विवाद भी हुआ, लड़ाई हुई। फिर इसके बाद पवन गुलाटी जी आपकी पार्टी के हैं, उनकी दुकान पर भी विवाद हुआ। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। आपके पार्टी के पदाधिकारी लोग अगर वो कहीं थोड़ी बहुत दुकान बढ़ाए हैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, प्रशासन की बढ़िया है। लेकिन इसमें जनप्रतिनिधि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। एक सब्जी दुकानदार ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर चलने की कोशिश की, दूसरे सब्जी दुकानदार ने अपना पूरा फलों का भरा ठेला पलटा दिया। तो इन तमाम चीज़ों में ऐसा नहीं लगता है कि बीना पूरा प्रशासन के अधीन हो गया है, आपकी पार्टी संगठन नहीं बचा है, आपके जनप्रतिनिधि नहीं बचे? नहीं, देखिए, जब सरकार काम नहीं करती तब आप प्रश्न करते हैं, जब यहाँ काम नहीं दिख रहा था तब आप लोग प्रश्न करते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, उल्टा आरोप लगा दिया। हाँ, कुछ हो नहीं रहा, तब तो ये प्रश्न होता है कि यार बीना में सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार, देखिए भाई साहब, ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते हम सबने, आपको ध्यान होगा 2-3 महीने पहले सबने सामूहिक रूप से नगर पालिका में बैठ के शहर की व्यवस्था को लेकर, यातायात दुरुस्त कैसे किया जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ऐसे सारे जनप्रतिनिधियों ने एक बैठक करी। बैठक के बाद फिर वो विषय ये हुआ कि थोड़े दिन के लिए सीएमओ सस्पेंड हो गए, फिर नए सीएमओ में आने में समय लगा। तो प्रस्ताव तो पहले से ही पारित था, नगर पालिका के पार्षदों ने, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने और सारे लोगों ने वो उस योजना को तैयार किया। तो आज अगर शहर व्यवस्थित हो रहा है, हाँ, आपका जो प्रश्न है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। अगर किसी व्यापारी को, कोई सब्जी विक्रेता को, चूंकि वो हमारे परिवार के, हमारी जिम्मेदारी सर्वप्रथम उनके प्रति है, तो अगर कोई सब्जी विक्रेता को, अगर कोई व्यापारी को ऐसा लगता है तो हम सब तैयार हैं, अलर्ट हैं, उनके लिए खड़े हैं। हमने सब्जी मंडी वहां जाकर नगर पालिका के उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैया जी के साथ सब्जी मंडी में मैंने खुद ने जाकर सारे व्यापारियों से बातचीत करी, उनसे उनके सुख दुख पूछे, उनको क्या दिक्कतें हैं वो पूछी। तो अगर व्यवस्था के साथ साथ हम उनको सुविधा दे रहे हैं, आज वो जैसे यहाँ खुले में थे तो आज वो बढ़िया ब्रिज के नीचे छांव में बैठ गए, गर्मी में भी छांव मिलेगी, बरसात में भी छांव मिलेगी। अब केवल इतनी है कि जब स्थान परिवर्तन होता है तो थोड़ा सा समय तो लगता है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उनके वहां एक प्रकार से जो मेन रोड की दुकान है, करोड़ों रुपए में लोगों को नहीं मिलती, आज उनको सहज उपलब्ध हो गई है और इस जीवन भर के लिए उपलब्ध हो गई है। तो कारोबार, जहां सब्जी एक साथ दुकानें रहेंगी वहां शहर के व्यक्ति जाएंगे, हम आप भी जाते हैं। तो अगर उनको तकलीफ है कोई, तो हम सब उनके साथ हैं, किसी भी प्रकार से
हम उनके हालचाल पूछने भी गए सारे लोगों के साथ, तो उनने 2-3 समस्याएं बताई कि हमारे यहाँ शौचालय की कोई समस्या है, पानी की है। तो उसी समय तत्काल वहाँ नगर पालिका उपाध्यक्ष जी ने बात करके और उनकी वो समस्याएं भी, एक उनने समस्या बताई कि यहाँ कैमरा अगर लग जाए तो हमारे ठेले लगे रहते हैं, तो ठेले की देख रेख होती रहेगी, तो उनकी जल्द से जल्द वो हल कर दी जाएगी। नगर पालिका उपाध्यक्ष जी का आपने नाम लिया जी, एक चीज याद आ गई, जी, ये हमारी प्रश्नावली में शायद नहीं हुई। हाँ, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने अभी पिछले दिनों एक बैठक जी, नगर पालिका में जी, साधारण सम्मेलन, जी, उसमें उन्होंने सीधा सीधा डायरेक्ट आरोप लगाया सभी के सामने कि नगर पालिका के द्वारा जो रानी अवंतीबाई की प्रतिमा लगाई गई थी वो नकली प्रतिमा लगाई गई थी, असली प्रतिमा लगाई नहीं गई जो सीमेंट कंक्रीट की या किसी धातु की थी, उसकी जगह कोई फाइबर की प्रतिमा लगा दी, घोटाला हुआ। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि नगर पालिका में पता ही नहीं चलता है कब बिना टेंडर कोटेशन के एक सर्वोदय चौराहे पे एक शौचालय मूत्रालय बना दिया गया। तो नगर पालिका उपाध्यक्ष जो भाजपा के वरिष्ठ नेता के सुपुत्र हैं, बहुत पुराने नेता थे, स्वर्गीय नाथूराम जी बड़ेदा, बहुत अच्छे नेता थे और ये भी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं रमाकांत जी। तो इनके द्वारा ये आरोप लगाया जाना पार्टी के पदाधिकारी होने के बाद भी कि नगर पालिका में, तो नगर पालिका आपकी अध्यक्ष है लता सकवार जी, वो भाजपा की हैं, तो इसके बाद उनका मौन रहना, उनकी चुप्पी रहना, नहीं, पार्टी, तो ये सब चीजें पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। नगर पालिका अध्यक्ष जी भी भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि हैं। पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया है, पार्टी ने और रमाकांत जी को उपाध्यक्ष बनाया है, तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और अगर उनको कोई विषय संज्ञान में आया होगा तो एक अच्छे कार्यकर्ता और जिम्मेदार पदाधिकारी के नाते अगर उनने ये प्रश्न उठाया है तो मुझे तो लगता है ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भाई नगर पालिका उपाध्यक्ष या अध्यक्ष होना, चिंता करना भी तो है शहर में कि क्या विषय गड़बड़ चल रहा है, और अगर ये विषय वो बोलते हैं तो कहीं कोई कौन से अधिकारियों की उसमें कमी रही, वास्तव में उसकी जांच हो जाए। अगर उन्हें लगता है कि इसमें कोई कमी रही है तो हो सकता है कोई बीच में किसी ने डिस्टर्ब किया हो, तो उसकी अगर उन्होंने प्रश्न उठाया तो मुझे लगता है ठीक है, वो प्रश्न उसकी बिल्कुल मैं भी बात करूंगा इस विषय में। आपने जो कहा है नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी कि एक बार उसकी निष्पक्ष, एक बार अपने लोगों से एक बार जांच कराकर उस विषय को क्लियर कर ले। मतलब नगर पालिका उपाध्यक्ष की बात कहीं ना कहीं सही होगी तभी तो उन्होंने ये बात उठाई। अब उनको ये, हमारी चूंकि उनसे अभी तक इस विषय में बात चर्चा नहीं हुई, अगर उनके पास कोई इस विषय में मजबूत, आपने शायद इंटरव्यू किया था और आपने मूर्ति से प्रश्न भी किया, वो देखा था आपने, तो वो मूर्ति ने आपसे क्या कहा वो तो आप जाने और मूर्ति जाने। मूर्ति राजेश भाई खामोश रही थी और खामोशी का मतलब हाँ होता है। हमने ये बोला था खामोशी का मतलब हाँ होता है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें हुआ है, लेकिन वो उसके भाव आप समझ चलिए। लेकिन भाई साहब आपने जो कहा है तो वास्तव में हम सब इस नगर के जिम्मेदार नागरिक हैं, और जिम्मेदार नागरिक के नाते कहीं भी कोई कमी दिखती है तो हम सबको वो कमियां बताने में और स्वीकार करने में कोई उसमें बुरा नहीं। ये आपकी खास बात है, अगर कमियां दिखती हैं तो आप स्वीकार करने में हिचकते नहीं हो, स्वीकार करते हो। अंत में आपसे पूछना चाहेंगे कि अब आपका अगले साल का रोड मैप क्या है पार्टी संगठन को लेके? चरे बीती एक मंत्र है हमारा, और संगठन गढ़े चलो सुपंथ पे बढ़े चलो, बहुत भला हो जिसमें देश का मातृभूमि की सेवा के लिए राष्ट्रवाद की प्रेरणा लेकर हम काम कर रहे हैं। और इस वर्ष हमारा संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो शताब्दी वर्ष का काम पूरे साल भर हमें करना है। अभी विशाल हिंदू सम्मेलन भी आने वाले हैं। आज हम घर घर जनसंपर्क संघ का जो गृह संपर्क अभियान में उसमें भी जुटे हैं। श्रद्धेय अटल जी की 100वीं जन्म जयंती का वर्ष पूरे साल चलेगा, तो ये संगठन के अपने, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन 12 महीने काम करवाने वाला संगठन, यहाँ 12 महीने की योजना है, हर 2 महीने 3 महीने में कार्यक्रम आते हैं, रेगुलर पार्टी वर्किंग में रहती है, तो इसीलिए संगठन का इतना विस्तार हो रहा है। तो हम सब वही संगठन की योजना, जहाँ काम है वहाँ हम उपस्थित। अपने 1 साल पूरे होने पर आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और आम जनता के लिए? कार्यकर्ताओं के लिए तो हमारा संदेश तो नहीं, आग्रह जरूर है कि पार्टी का जो काम हमें मिले उसको हम एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक करें, पार्टी को और मजबूत करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही देश में आज
देश के लोगों की चिंता करने का काम, जनता की चिंता करने का काम कर रही है, तो और मजबूत होगी पार्टी। तो हम सब के लिए और भी अच्छे से अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और दूसरा, आम जनमानस के लिए हमारा ये आग्रह है कि सारे लोग जो हमें नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए, अगर कहीं कोई किसी व्यक्ति को लगता है कि और कुछ भी अच्छा हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम सबको बताएं कि हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उनके भी ध्यान में लाएं। आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह है, और हम सब मिल बैठकर इस नगर को, बीना नगर को और सुंदर और व्यवस्थित और सुरक्षित कैसे करें, इस पे भी हम सब बैठकर बातचीत करें। अपने अपने अहंकार को छोड़कर, थोड़े से झुककर अगर सब एक दूसरे के साथ बैठकर संवाद करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट इस बीना के लिए मिलेंगे और हम बीना को सुंदर, व्यवस्थित और सुरक्षित करेंगे। बहुत बढ़िया संदेश दिया है राजेंद्र भाई। आप बीना को और व्यवस्थित, सुरक्षित और सुंदर बनाना चाहते हैं। पार्टी संगठन में भी आप लगातार सक्रिय हैं। आपको इन 1 साल की हम आपको बधाई देते हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस की ओर से। और अब एक और आग्रह, एक और निवेदन ये है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से कार्यकर्ता को आपने यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत, आदरणीय बड़े भाई के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल आपका धन्यवाद हम स्वीकार करते हैं राजेंद्र भाई। बाकी आप अपने आप को छोटा कार्यकर्ता है, छोटा सा नहीं माने, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो बायोडाटा है, बहुत बड़ा है और हम ये और आगे लगातार बढ़ता जाए। आप नगर से जिले में, जिले से प्रदेश में आप पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और अंत में यही कहूंगा कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। निश्चित रूप से लाइनें राजेंद्र भाई के लिए सटीक बैठती हैं। आप यहाँ आए, आपने बहुत समय दिया, सारे मुद्दों पर खुलकर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र उपाध्याय, नगर मंडल अध्यक्ष। इनकी 1 साल पूरे होने पर हमने इनसे विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, सत्ता की, संगठन की, जनता की समस्याओं की, और सभी प्रश्नों के इन्होंने जो हमें सटीक जवाब दिए। निश्चित रूप से उनसे कहीं ना कहीं आप लोग भी मुखातिब होंगे और हम इस तरह के इंटरव्यूज लेकर आपके सामने लगातार आते रहेंगे, नए नए लोगों को आपके सामने लाते रहेंगे। और आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको लगा हो कि हाँ, हमारे सवाल सही थे, राजेंद्र भाई के जवाब सही थे, तो आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्रसारित करें, वायरल करें, फैलाएं और इस खबर को, इस इंटरव्यू के, इस पॉडकास्ट को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।